फाइनेंशियल मैनेजमेंट की यानी वित्तीय प्रबंध की। देखिए वित्तीय प्रबंध का मतलब क्या होता है उसको जानने से पहले हम फाइनेंस यानी वित्त क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। फाइनेंस इज द फाउंडेशन ऑफ बिजनेस। अब जानते हैं कि वित्त व्यवसाय का एक मूल शब्द होता है, यानी बिना अगर वित्त के हम किसी भी बिजनेस की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि हर बिजनेस में चाहे वो कम मात्रा में हो चाहे वो ज़्यादा मात्रा में हो, हमें उसकी नीड रहेगी। बिना वित्त के हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। तो नो बिजनेस कैन बी स्टार्टेड विदाउट फाइनेंस नॉर इट्स डेवलपमेंट इज़ पॉसिबल। सिंपल है कि कोई भी व्यवसाय वित्त के बगैर न तो स्टार्ट किया जा सकता है और न ही उसका विकास संभव होगा। द सक्सेस ऑफ बिजनेस डिपेंड अपॉन सफिशिएंट फाइनेंस एंड इट्स इफेक्टिव मैनेजमेंट। देखिए अगर हम किसी भी बिजनेस को सफल करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, एक तो आपके पास सफिशिएंट फाइनेंस होना चाहिए, यानी कि पर्याप्त वित्त होना चाहिए। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जब तक उसके पास सफिशिएंट फाइनेंस नहीं होगा तो उस बिजनेस का सक्सेस हो ऐसा हम नहीं सोच पाएंगे। और इट्स इफेक्टिव मैनेजमेंट, साथ ही साथ फाइनेंस होना जरूरी है, उसके साथ साथ प्रभावपूर्ण प्रबंध करना भी जरूरी है। कभी कभी आप देखते हैं कि कुछ बिजनेस में बहुत पैसा फाइनेंस होता है वो लगा होता है, लेकिन वहाँ पे ढंग से अगर मैनेजमेंट नहीं किया जाता है वित्त का तो हम कहेंगे कि वो बिजनेस है वो सक्सेस नहीं हो पाता है। राइट, तो ये था एक नॉर्मली जनरल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं फाइनेंस का मीनिंग। अगर हम जनरल बात करें कि फाइनेंस को कितने पार्ट्स में डिवाइड मोस्टली किया जा सकता है एक सामान्य रूप से, तो हम मानते हैं पब्लिक फाइनेंस और प्राइवेट फाइनेंस को, यानी कि सार्वजनिक वित्त और निजी वित्त को। देखिए यहाँ पे जो आप कह सकते हैं पब्लिक फाइनेंस है, उसका मतलब क्या होता है कि जो पूरा का पूरा गवर्नमेंट से रिलेटेड है। जैसे कि गवर्नमेंट में कहाँ से आय आएगी, गवर्नमेंट में कैसे अरेंजमेंट किया जाएगा, सारी प्लानिंग कैसे की जाएगी उसके बारे में। तो उस समय आप देखते हैं गवर्नमेंट की टाइम टू टाइम बहुत सारी प्लानिंग्स आती हैं, बहुत सारी योजनाएं आती हैं जो संचालित की जाती हैं। राइट, तो इसमें सारी गवर्नमेंट, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है, आपकी केंद्रीय सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट आ गया, राज्य सरकार और लोकल गवर्नमेंट यानी कि जो स्थानीय सरकार है वो सभी इसमें सम्मिलित होती हैं। जनरली अगर हम बात करें कि कहाँ से गवर्नमेंट के पास में इनकम आती है, कैसे वो गवर्नमेंट है अपनी इनकम का एक्सपेंडिचर के रूप में यूज़ करते हैं, जनता के लिए कल्याण यानी वेलफेयर प्लानिंग करते हैं। राइट, और उसी के साथ में हम इसमें गवर्नमेंट जो कह सकते हैं पब्लिक डेप्ट है उसके बारे में जो स्टडी करते हैं वो सारा का सारा पब्लिक फाइनेंस में आएगा। सेकेंड बात करते हैं प्राइवेट फाइनेंस की यानी निजी वित्त की। देखिए प्राइवेट जो हम कह सकते हैं प्राइवेट फाइनेंस का मतलब हो गया निजी व्यक्ति हो गया या निजी कोई इंस्टीट्यूट है, संस्था है, उसके फाइनेंस से रिलेटेड है। इसमें अगर हम इम्पॉर्टेंट रूप से अगर बात करें तो पर्सनल फाइनेंस होता है, बिजनेस फाइनेंस होगा और साथ ही नॉन प्रॉफिट अर्निंग इंस्टीट्यूट फाइनेंस, यानी कि व्यक्तिगत वित्त हो सकता है, व्यवसाय वित्त हो सकता है और साथ ही साथ गैर लाभ वाली संस्थाएं हो सकती हैं। अब सभी जानते हैं कि पर्सनल फाइनेंस का मतलब क्या होता है कि अपने दैनिक यानी डेली रूटीन के फंक्शन को पूरा करने के लिए हमें पर्सनल फाइनेंस की नीड होती है। उसी तरह से बिजनेस फाइनेंस का मतलब क्या हो गया कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो अपने लेवल पे तो वहाँ पे वो प्रॉफिट अर्निंग जरूर चाहता है, तो उसी लिए बिजनेस फाइनेंस उससे रिलेटेड हो गया, यानी कि लाभ कमाने के उद्देश्य से प्रॉफिट अर्निंग के ऑब्जेक्ट से कोई बिजनेस करता है तो वहाँ पे भी फाइनेंस का नीड होगा, तो वो प्राइवेट फाइनेंस में आएगा। नॉन प्रॉफिट अर्निंग इंस्टीट्यूट फाइनेंस जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, जिनका उद्देश्य सेवा भाव से किया जाता है, जैसे कि आप देखते हैं धार्मिक संस्थाएं होती हैं, ठीक है, कुछ एजुकेशन कह सकते हैं संस्था होती हैं जो कि बिना प्रॉफिट के चलाई जाती हैं, तो वो उनका मेन किस में आएगा, प्राइवेट फाइनेंस में आएगा। तो कुल मिला के यहाँ पे जो फाइनेंस का मीनिंग है उसमें हमें एक बात बिल्कुल क्लियर है कि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो इम्पोर्टेंट वर्ड है वो क्या रहेगा, फाइनेंस रहेगा। इसी के साथ और मॉडर्न टाइम में तो और ज़्यादा एरिया इसका कह सकते हैं फाइनेंस का बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो न्यू एरिया ऑफ फाइनेंस का अगर हम बात करें IDBI,
IFCI या इंटरनेशनल लेवल पे बात करें तो इंटरनेशनल ट्रेड को भी बढ़ाने के लिए बहुत से इंस्टीट्यूट है जो सपोर्ट करते हैं। जैसे आप जानते हैं कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट अगर इंक्रीज़ करना है या एक्सपोर्टर को सपोर्ट चाहिए तो उसके लिए भी एग्जिम बैंक है वो एस्टैब्लिश की गई है। तो ये एग्जिम बैंक इंटरनेशनल लेवल पर सपोर्ट करती हैं, ठीक है। तो ये सारे इंस्टीट्यूट होते हैं जो कि फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं ताकि जो विकास का कार्य है, डेवलपमेंट का कार्य, वो आसानी से हो पाए, राइट। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट यानी वित्तीय प्रबंध की परिभाषा। देखिए फिनेंस का जनरली मीनिंग हमें समझ में आ गया और मैनेजमेंट का मतलब होता है कि उसका सही प्रबंध करना, उसके लिए सही प्लानिंग करना। तो उससे ही रिलेटेड हम दो डेफिनेशन का डिस्कस कर रहे हैं। पहले हार्वर्ड और उपटन की डेफिनेशन है। उन्होंने कहा है कि फिनेंशियल मैनेजमेंट इज द एप्लीकेशन ऑफ द प्लानिंग एंड कंट्रोल फंक्शन टू द फिनेंस फंक्शन। देखिए ये जो वित्तीय प्रबंध है वो नियोजन और नियंत्रण करता है किसका, वित्त कार्य का। जो भी आप वित्त कार्य कर रहे हैं उसके लिए प्लानिंग करता है और उसका कंट्रोल करता है कौन, फिनेंशियल मैनेजमेंट। जो वित्त प्रबंध होता है उसके अंतर्गत हम प्लानिंग और उसके लिए कंट्रोल का काम करते हैं जब हम वित्त कार्य को ही कर रहे हैं। डेफिनेशन है इजरा सोलोमन की, फिनेंशियल मैनेजमेंट इज द कंसर्न विद द एफिशिएंट यूज ऑफ इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक रिसोर्सेज नेमली कैपिटल फंड। देखिए इजरा सोलोमन के अकॉर्डिंग क्या है कि वित्तीय प्रबंध जो है वो एक महत्वपूर्ण इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, आर्थिक स्रोत हैं जो पूंजी कोष के कुशलतम उपयोग से होता है। यानी कि कैपिटल फंड का अगर हम बेटर यूटिलाइज करें, उसका सही ढंग से उपयोग करें तो वो क्या है, हमारे लिए एक रिसोर्सेज है, ठीक है, जिससे हम सभी कार्य अच्छे से कर पाएँ। तो इजरा सोलोमन की डेफिनेशन क्या कहती है कि वित्तीय प्रबंध का तात्पर्य एक महत्वपूर्ण आर्थिक स्रोत से है अर्थात पूंजी कोष के कुशलतम उपयोग करने से है। यानी कि उसका इफेक्टिव यूज़ करना है, प्रभावपूर्ण ढंग से यूज़ करना है। इसके साथ ही एक JL मैसी थे, उन्होंने बहुत ही अच्छी डेफिनेशन दी। उन्होंने कहा कि जो फिनेंशियल मैनेजमेंट है वो एक ऑपरेशनल एक्टिविटी है। यानी ऑपरेशनल एक्टिविटी का मतलब क्या हो गया, एक संचारात्मक प्रक्रिया है। उसके अंदर क्या होता है कि जब भी हम वित्त से संबंधित कोई कार्य करते हैं या वित्त से संबंधित कोई भी कार्य करना चाहते हैं तो फिनेंशियल मैनेजमेंट हमें ये बताता है कि कैसे उसकी प्लानिंग करनी है और कैसे हम उस फंड का इफेक्टिव यूज़ करें, यानी कुशलतापूर्वक, या हम उसका कैसे अपने बिजनेस के लिए अच्छे से यूज़ कर पाएँ, राइट। उसके साथ में बहुत सारे प्रोफेसर वेस्टर्न थे, उन्होंने कहा कि जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव होते हैं, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, कोई भी व्यक्ति जब भी बिजनेस में कुछ काम करना चाहता है तो उसके खुद के कुछ पर्सनल ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो उस पर्सनल ऑब्जेक्टिव और हम कह सकते हैं जो कंपनी जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव होते हैं उनके कोऑर्डिनेशन को कौन बताता है, फिनेंशियल मैनेजमेंट बताता है। यानी कि वित्तीय प्रबंध में क्या है कि वित्तीय प्रबंध में हम कह सकते हैं कि एक फिनेंस डिसीजन लेने की एक प्रोसीजर है, एक डिसीजन वित्तीय निर्णय लेने की प्रक्रिया है जिसमें हम व्यक्तिगत उद्देश्य और बिजनेस के उद्देश्य में समन्वय स्थापित कर सकते हैं, ऐसा प्रोफेसर वेस्टर्न ने कहा था। तो फिनेंशियल मैनेजमेंट को क्या माना है कि एक फिनेंशियल डिसीजन मेकिंग पावर भी माना है। बहुत से ऐसे कह सकते हैं कि जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने फिनेंशियल मैनेजमेंट के लिए अलग अलग डेफिनेशन दी, लेकिन आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कम 2 डेफिनेशन है वो लर्न होनी चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं नेचर ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट यानी वित्तीय प्रबंध की विशेषताओं के बारे में। आप सभी जानते हैं कि वित्तीय प्रबंध जो है वो बिजनेस के लिए क्या है, एक रीढ़ की हड्डी के जैसे कार्य करता है, राइट। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसका क्षेत्र कह सकते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसकी विशेषता है किसी भी बिजनेस के लिए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं वाइड स्कोप यानी व्यापक क्षेत्र। आप जानते हैं कि बिना फिनेंस के हम कोई भी फंक्शन नहीं कर सकते, इसीलिए हम चाहे उसका शॉर्ट टर्म बात करें या लॉन्ग टर्म का बात करें तो वित्तीय आवश्यकताएं बहुत ज़्यादा हर क्षेत्र में रहती हैं। यानी कि किसी को शॉर्ट टर्म फंड की आवश्यकता होगी, किसी को लॉन्ग टर्म यानी कि दीर्घकाल वित्त की आवश्यकता होगी, चाहे हम किसी भी क्षेत्र की बात करें। तो वहाँ पे आप देखते हैं कहीं पर भी हम फिनेंस की बिना कोई भी
एक्टिविटी जो होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है उसको कवर नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे साधनों को, चाहे रिसोर्सेज को कलेक्शन करना हो, रिसोर्सेज का अलॉटमेंट करना हो यानी कि वित्त को बांटना हो, वित्त का हमें कुशलतम उपयोग करना हो, इफेक्टिव या ऑप्टिमम यूज़ करना है, तो भी हमें क्या होगी, हम कह सकते हैं वित्त की आवश्यकता होगी। इसीलिए इसका जो स्कोप है या क्षेत्र है वो क्या है, बहुत ही विस्तृत क्षेत्र माना गया है। इसका जो वित्त प्रबंध हम कह सकते हैं, अकाउंटिंग हो, ऑडिटिंग हो, चाहे वो कॉस्टिंग अकाउंटिंग हो, चाहे हम इसे कैश इनफ्लो आउटफ्लो, ठीक है, या किसी में भी इसके लिए हम कह सकते हैं फिनेंस मैनेजमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, राइट। सेंट्रलाइज नेचर ऑफ फिनेंस फंक्शन, केंद्रीकृत स्वभाव। देखिए, केंद्रीकृत स्वभाव का मतलब होता है कि वित्त कार्य के लिए केंद्रीकरण ही इम्पॉर्टेंट रहता है, सेंट्रलाइज ही इम्पॉर्टेंट रहता है, जिससे हम बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को बहुत अच्छे ढंग से कह सकते हैं प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि अपना कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए आपको जो फिनेंस सिस्टम है वो सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए, जिससे हम अपने बिजनेस के उद्देश्यों को आसानी से प्राप्त कर पाएँ, ठीक है। जितना ज़्यादा ये डिसेंट्रलाइज्ड होगा उतना हमको प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए फिनेंस मैनेजमेंट हम कह सकते हैं कि इसका जो नेचर है वो सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए, ठीक है। थर्ड बात करते हैं कंटिन्यू प्रोसेस यानी कि सतत प्रक्रिया। देखिए, फिनेंस मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि बिजनेस के स्टार्ट में लिया और अब हमें फिनेंस मैनेजमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। टाइम टू टाइम ये प्रोसेस चलती रहती है, यानी कि बिजनेस के सक्सेस के लिए जो फिनेंस मैनेजर होता है वो टाइम टू टाइम क्या करता है, डिसीजन लेता है। इसीलिए हम कहेंगे कि ये एक कंटिन्यू प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि बिजनेस स्टार्ट हुआ तो फिनेंशियल मैनेजर ने डिसीजन लिया, अब उसे बीच में लेने की आवश्यकता नहीं है। टाइम टू टाइम उसे कंटिन्यू, उसे कह सकते हैं फिनेंस के रिलेटेड उसे डिसीजन लेने होते हैं, राइट। तो इसीलिए ये एक कंटिन्यू प्रोसेस है। डिफरेंट फ्रॉम अकाउंटिंग फंक्शन। देखिए, कुछ लोग क्या मानते हैं कि जो ये फिनेंस मैनेजमेंट है वो अकाउंटिंग के जैसा ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। इन दोनों में क्या है, डिफरेंस है। क्योंकि देखिए, दोनों में बहुत सी आप कह सकते हैं कुछ टर्म्स होते हैं, कुछ रिकॉर्ड्स होते हैं जो लगते हैं कि एक समान है, लेकिन फिर भी फिनेंस का जो फंक्शन होता है वो अकाउंटिंग सिस्टम से डिफरेंट होता है। कैसे, जैसे कि हम बात करें अगर अकाउंटिंग फंक्शन की, तो उसमें फिनेंस या उनसे रिलेटेड डेटा को कलेक्शन किया जाता है, जबकि फिनेंस फंक्शन में क्या आएगा कि निर्णय लेना और मेन क्या होता है उसका विश्लेषण करना, उसको एनालाइज करना कि कौन सा प्रोजेक्ट हमारे लिए बेटर है, तो उस प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करना। तो विश्लेषण वर्ड जो होता है वो किससे रिलेटेड होता है, फिनेंस फंक्शन यानी कि वित्त कार्य से संबंधित होता है। जबकि अकाउंटिंग सिस्टम में क्या होता है कि अकाउंटिंग वाले में तो आप देखते हैं कि सारा डेटा कलेक्शन करना होता है, ठीक है, उसको रिकॉर्ड के रूप में लिखना होता है। जबकि फिनेंस के लिए क्या हो गया, विश्लेषण करना, कैसे हम अपने फंड का बेटर यूटिलाइजेशन करें, तो ये बताता है फिनेंस फंक्शन। इसीलिए अकाउंटिंग फंक्शन से ये बिल्कुल डिफरेंट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं फिनेंशियल प्लानिंग, कंट्रोल एंड फॉलोअप, वित्तीय नियोजन, नियंत्रण और अनुवर्तन। देखिए, फॉलोअप का मतलब क्या हो गया कि अगर हम कोई भी प्लानिंग करते हैं, ठीक है, अगर हम मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो योजना बनाना, प्लानिंग करना, कैसे रिसोर्सेज हैं उसको कलेक्ट करना, कैसे उसका यूटिलाइज करना, कैसे बजट बनाना, बजट के अकॉर्डिंग कंट्रोल करना, ठीक है, और वापस हमें फीडबैक लेना। फीडबैक लेने का फॉलोअप का मतलब हो गया फीडबैक जब तक हम नहीं लेंगे तब तक हम उसमें करेक्शन या सुधारात्मक कार्यवाही नहीं कर पाएंगे। तो फिनेंशियल जो मैनेजमेंट है वो हमें प्लानिंग भी बताता है, कंट्रोल भी बताता है और फॉलोअप यानी कि फीडबैक लेकर फिर आपको ये बताता है कि कहाँ कहाँ करेक्शन की आवश्यकता है, कहाँ कहाँ सुधार की आवश्यकता है, राइट। तो ये प्लानिंग से स्टार्ट होता है और जाकर फीडबैक के बाद में वो करेक्शन भी बताता है फिनेंशियल मैनेजमेंट, इसीलिए इतना इसकी विशेषताएं हैं। मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, कार्य निष्पत्ति का मापक। देखिए, मेजरमेंट ये क्या बताता है कि कोई भी इंस्टीट्यूट हो वहाँ पे एक कह सकते हैं निर्धारित मात्रा में रेवेन्यू को प्राप्त करता है, एकदम डिटरमाइंड क्वांटिटी में ये रेवेन्यू को प्राप्त करेगा, फिर अपनी जो कॉस्ट होता है उसे कंट्रोल करता है, लागत को एकदम सही लेवल पे रखता है फिनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। इसीलिए वो बताता है कि फर्म में कितना लिक्विडिटी और कितना प्रॉफिटेबिलिटी
करके हमें कार्य करना है। तो यानी कि ये फर्म संस्था के लिए तरलता और लाभदायकता के कार्य को ढंग से पूरा करवाने में मदद करता है। यानी वित्तीय प्रबंध क्या बताता है कि आपको कैसे अच्छे से कार्य करना है ये बताएगा, साथ ही बताएगा कितनी लिक्विडिटी तरलता कितना रखना है, साथ ही ये भी बताएगा कि प्रॉफिटेबिलिटी यानी कि कैसे कार्य करें ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो बिजनेस को। तो प्रॉफिटेबिलिटी को भी ध्यान रखता है और लिक्विडिटी को भी ध्यान रखता है। तो उसको पूरा करने में वित्तीय प्रबंध हमको सपोर्ट करता है। तो हम कह सकते हैं कि हम अपनी बिजनेस की परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं किसके सपोर्ट से, बिजनेस मैनेजमेंट के सपोर्ट से, राइट। तो अगर हम अपनी परफॉर्मेंस को मेजर नहीं करेंगे बिजनेस की तो हमें पता नहीं चलेगा कि हमारा ऑब्जेक्ट जो प्रॉफिट अर्निंग का है, हमारा ऑब्जेक्ट जो सक्सेस होने का है, क्या वो पूरा होगा या नहीं। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन डिसीजन ऑफ टॉप मैनेजमेंट, उच्च प्रबंधकों के निर्णय में सहायक। अब सिंपल है कि फिनेंस मैनेजमेंट जो है वो इतना इम्पॉर्टेंट होता है कि टॉप लेवल के मैनेजर हैं उनको टाइम टू टाइम जो डिसीजन लेना होता है बिजनेस से रिलेटेड कि कैसे डेटा कलेक्शन करें, कैसे उनके रिकॉर्ड रखें, ठीक है, कैसे हम कहाँ से अपना रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वित्त का अरेंजमेंट करें। तो ये सारे डिसीजन वित्तीय प्रबंधक यानी कि फिनेंशियल मैनेजर को टाइम टू टाइम संस्था के लिए लेने होते हैं। तो इनके ये जो इम्पोर्टेंट डिसीजन है उसके लिए हम कह सकते हैं कि वित्त प्रबंध जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाता है। तो यानी कि टॉप लेवल के जो मैनेजर होते हैं उनको अपने विशेष कार्य करने के लिए ये वित्तीय प्रबंध जो है वो बहुत सपोर्ट करता है। उनको टाइम टू टाइम आप जानते हैं डेटा कलेक्शन करने होते हैं, टाइम टू टाइम रिसोर्सेज का एनालाइज करना होता है, विश्लेषण करना होता है कि कौन सा रिसोर्सेज ज़्यादा बेनिफिट है। तो उस तरह से जो टॉप लेवल के मैनेजर होते हैं वो टाइम टू टाइम डिसीजन ले पाएंगे किसके लिए, फिनेंशियल मैनेजमेंट से। एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सभी प्रकार के संगठन पे लागू। देखिए अभी हमने बात की कि जो वित्त है, वित्त के बगैर किसी भी संगठन की या जो मेनली जहाँ पे वित्त की आवश्यकता है उसकी कल्पना उस संगठन की नहीं कर सकते। तो जाहिर है कि वो सभी प्रकार के संगठन पे लागू होगा। यानी वित्तीय प्रबंध सभी प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन संगठनों पे लागू होता है, चाहे वे संगठन मैन्युफैक्चरिंग यानी निर्माणी संस्था हो, चाहे वे संगठन आपकी सेवा भाव से हो, ठीक है, नॉन प्रॉफिट वाले हो सकते हैं, चाहे वो आपके एकल संस्था हो, चाहे पार्टनरशिप साझेदार वाली संस्था हो। तो सभी में हम कहेंगे कि ये वित्त प्रबंध बहुत ही आवश्यक होता है। यानी कि वो चाहे नॉन प्रॉफिटेबल आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे आपका कॉरपोरेट का ऑर्गेनाइजेशन है, तो सभी जगह ये लागू होगा। साथ ही साथ ये जो बिजनेस आप कह सकते हैं फिनेंशियल मैनेजमेंट, ये क्या करता है, ये एक एनालिटिक आप कह सकते हैं एक विश्लेषण करता है। विश्लेषण का मतलब क्या होगा, ये आपको बताता है कि कैसे हमें कौन से सही ऑब्जेक्ट को चुनना है, कौन से प्रोजेक्ट को हमें सिलेक्शन करने में जो सपोर्ट करता है वो फिनेंशियल मैनेजमेंट होता है। यानी कि ये एनालिटिकल स्टडी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, राइट। यानी कि ये डिस्क्रिप्टिव कम होता है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट कम बताएगा आपको एनालाइज करके ज़्यादा बताएगा ये कंसेप्ट। क्लियर है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट विशेषताएं हैं आपकी फिनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड। ओके, थैंक यू।